हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है कहानी, जो चैप्टर का नाम दिया है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पड़ताल मतलब होती है जांच, ठीक है ना। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे कि हजारों वर्ष में अभी क्या क्या हुआ था, वो सब समझेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ एक मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र के बारे में क्या दिया, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिस का बनाया हुआ दुनिया का, अल इद्रिस जो थे दुनिया का बनाया हुआ मानचित्र है। नक्शे का एक हिस्सा है, वो एक ही हिस्सा है, पूरा नहीं है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि के समुद्र तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ देख सकते हैं दिखाया गया है समुद्र तक। तो इधर दिया गया है मैप में, देखते हैं इधर मैप के नीचे तो देख लो मैप में, क्योंकि वो बहुत 12वीं सदी का मैप है तो शायद ना समझ पाओ। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा भारत विस्तार में था, जुड़ा हुआ था। अब का नक्शा और तब का नक्शा ढूंढने में आप दिक्कत होगी। जब पुराना मैप उठा के भारत का देखेंगे तो यहाँ पहचान लेंगे। इसमें कहता है मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। 1 और 2 पर नज़र डालिए कि मतलब क्या दिया है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिस ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा दिया गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाते हुए मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब भारतीय महाद्वीप को जब उपमहाद्वीप को दर्शाया तो 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। मतलब इनका वो नक्शा है जो वो लेके चले थे पहली बार इंडिया को ढूंढने। इनका नॉर्थ क्या था, साउथ था, और साउथ क्या था, नॉर्थ था, ठीक है ना। तो वो मैप को उल्टा पकड़ते थे तब चलते थे। यही करने के वजह वास्को डी गामा उल्टा चला गया था, ठीक है ना। तो पहले जो ढूंढने आए थे, आई थिंक वास्को डी गामा ही थे कि कोई और, तो वो जब ढूंढने आए तो वो क्या हुआ कि वो वापस नक्शा जब उल्टा पकड़ रखा था तो कहीं दूसरे देश में चले गए थे। बाद में पता चला ये इंडिया नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जो इनका नक्शा था वो दक्षिण उत्तर था, उत्तर दक्षिण में था। भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। भारत ढूंढेंगे तो इसमें श्रीलंका का द्वीप कहाँ है, ऊपर की तरफ। जगहों के नाम अरबी में लिखा गया है, जो हमें नहीं आती। जिनको अरबी आती है वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब ये मैप दिया था तो इन्होंने उल्टा बना दिया था मैप, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो जो 1720 में बनाया गया 2 नक्शे एक ही इलाके के बारे में है मगर इनमें काफ़ी अंतर था। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण क्या था, दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में लिखे गए हैं। तो ये उल्टा ही बन गया था, देख लो। ये श्रीलंका उल्टा इस साइड हो गया, ये एरिया श्रीलंका का हो गया। इसको उल्टा करके देखोगे तो हमें समझ में आएगा कि ये इंडिया नीचे है, ठीक। तो अब जो उसके बाद दोबारा नक्शा बना तो उसमें क्या किया इन्होंने, इसको सीधा कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं मैप, ये रहा श्रीलंका और ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन आ गया था, ठीक है ना। और ये कलरफुल नहीं है क्योंकि उस टाइम ऐसे ही बनाया गया था, ब्लैक एंड वाइट ही होती थी दुनिया ज़्यादातर। दिए गए हैं और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश जो है कि कन्नौज के नाम से जाना जाता था। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। अब इसके बनने के लगभग 600 साल बाद इस मानचित्र को बनाया गया था। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। उपमहाद्वीप अब जब ये बना तो उपमहाद्वीप काफ़ी चेंज हो गए थे, बदल से गए थे। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। अब यह जो मानचित्र देख के ही पता चलता है श्रीलंका कहाँ है और
इंडिया का है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। जो तट के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, समुद्री तट के कह सकते हैं, उनके बारे में देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। ये सारे एरिया देखो यहाँ पे किनारों के बारे में ज़्यादातर। अब किनारों के बारे में ज़्यादातर क्यों दिया गया है? क्योंकि जो भी अंग्रेज आए, जो भी सब आए, जहाज से आए थे, फ्लाइट तो होती नहीं थी कि प्लेन से आए और बीच में कहीं लैंड कर गए। समुद्र के रास्ते से आते थे तो किनारों पे बसा करते थे, तो इसलिए उन्हें किनारों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। सेंट्रल में उतना जाते नहीं थे, तो किनारों पे जो थी सारी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा विस्तार से बताई है। और ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब जब उसे डिटेल में दिया रहेगा तो समुद्र से आने जाने वाले क्या करेंगे? किनारों पे ही तो अपनी जहाज रोकेंगे। भाई पार्किंग उनकी तो सीधे किनारों पे ही थी, अपनी गाड़ी लेके आए, पार्क कर दिए किनारे पे, और किनारा पार्किंग ही नहीं मिलेगी तो खड़ी करके जाएंगे कहाँ वो? इसीलिए वो समुद्र के रास्ते से आते थे और किनारों पे रुका करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण हो सकता है? दोनों में डिफरेंस है। बताया चीज़ें ना कि वहाँ तक वो ज़्यादा जाते नहीं थे, किनारों किनारों पर ही बसे थे। पहले मद्रास, कलकत्ता, गोवा और बांग्लादेश, बंगाल साइड में, यही कलकत्ता वगैरह में बसे थे। दिल्ली में तो बाद में आए, शुरुआत में नहीं, बाद में दिल्ली में आए वो, जब बंगाल का बंटवारा करने की उम्मीद में आ गए थे। आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल का जब बड़ी क्लासों में भी मिलेगा कि बंगाल का जब उन्हें बंटवारा करना था तब उन्होंने वहाँ से राजधानी शिफ्ट कर दी दिल्ली में, और वहाँ से शासन चलाने लगा, तो दिल्ली दरबार का नाम घोषित हुआ वहाँ पे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। अंकन जो थे उनका भी विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। कह रहे कहीं की जब जानकारी लेते हैं नक्शे की तो उसकी पृष्ठभूमि तो जानना जरूरी होता है, ऐतिहासिक जानना जरूरी होता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में हम जाके बस रहे हैं तो वहाँ की जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे वहाँ का रहन सहन, संस्कृति, सारी चीज़। अब हम अपना जाके वहाँ अलग से ही होली वाले दिन दीपावली मनाए तो सब मारेंगे ही, तो अलग हो जाएगा ना। तो या तो कहेंगे या तो पागल है, या तो पी के आया है, या तो फिर कहानी अलग है। अब बात आती है नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दों में क्या फ़र्क आ गया, कितना अंतर आया, शब्दावलियों में देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? भाई जैसे सिग्नल ले लिया, पहले किसी चीज़ को अगर हमने इशारे में बात करना शुरू कर दी, आगे जाके वो इशारा कुछ और मतलब हो गया, है कि नहीं? बहुत सी चीज़ें होती, परिवर्तन हो गई। तो कह रहे हैं कि उस समय तो अर्थों, भाषा के अर्थों का क्या हुआ, जो भाषा के अर्थ थे उनमें कहाँ कहानी पहुंची। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। भाई अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी ऐतिहासिक अभिलेख, जैसे आज तक हड़प्पा की भाषा ही नहीं पढ़ी गई है। अब वो समझ में नहीं आता, एक ही बार वो पूरा संसार समाप्त हो गया, वहाँ के कोई सा भी जिंदा प्राणी नहीं मिला जो उस भाषा को जानता हो। ठीक, अब पढ़ ही नहीं जा सकती, बस इशारे से समझा जा सकता है कि ऐसा होता था, ये इसका मतलब ऐसा है। गाय छपी है तो कह सकते हैं कि अगर नहीं सही समझ में आया तो गाय का बच्चा है तो उसको बैल भी कह सकते हैं। ठीक, इशारे से ही समझ रहे हैं बस, हाँ, खाली अनुमान पे ही वो कहानी सारी चल रही है कि हाँ यहाँ, और इत्तेफाक से कोई ऐसा प्राणी मिल गया जिसने क्या किया कि भाषा पढ़ ली, और पढ़ने के बाद समझ में आया कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं थी, और वो पूरी मतलब कहते हैं ना जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला डायलॉग वहाँ आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा अचानक से। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली,
ठीक, शब्द भी धीरे धीरे बदलते चले गए, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आने लगा। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न थी। जो मध्य युग की फारसी थी, जो ओल्ड टाइम में फारसी थी वो, और उसके बाद आधुनिक फारसी भाषा में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। उनकी ग्रामर में ही नहीं परिवर्तन आया, और समय के साथ साथ शब्द भी क्या हो गए, बदलने लग गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। अब हिंदुस्तान शब्द था, कैसे कैसे बना, तुम्हें पता है कि पहले सिंधु नदी थी, सिंधु से कहानी सारी शुरू हुई, ठीक है ना। सिंधु से हिंद, सा से हा हुआ, सा की जगह वो हा हो गया, हा से हिंद हो गया, हिंद से हिंदू हो गया, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा। तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या हो गया कि भारत, हिंदुस्तान कह दिया तो समझो भारत कह दिया, ठीक है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों का था। सिर्फ वो पर्टिकुलर कुछ ही इलाकों में कहा करते थे हिंदुस्तान, जैसे कौन कौन सा हो गया, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे, ठीक है, उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान जो थे, उन्हीं को सिर्फ ये क्या कहा करते थे, हिंदुस्तान, ठीक है ना। लेकिन अब पूरे भारत को ही कहा जाने लगा। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान वर्ड कहाँ किया जाता था, जो दिल्ली, सिर्फ दिल्ली, लाइक दिल्ली यहाँ पे है, इसके क्षेत्र इलाके में जो आसपास आ जाते थे, जहाँ से उनकी राजा का शासन हुआ करता था आसपास, तो उन क्षेत्रों में, अब जैसे दिल्ली से क्या है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, हरियाणा जुड़ा हुआ है, पंजाब भी पास में है, जहाँ पास पहुँच जाता है वो लगभग कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर के रेंज में वो हिंदुस्तान हो गया उनका। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। अब वो प्रसारवादी नीति थी उनकी, ठीक है ना, साम्राज्य जो थे प्रसार करना चाहते थे, प्रसार जैसे जैसे करते गए वही रंग आगे बढ़ता गया, नाम आगे बढ़ता गया। पहले था जो दिल्ली सल्तनत चलती थी, वो जहाँ तक पहुँचती गई वो सब उसके किसके अंडर आ गया, दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। भारत का जो दक्षिण एरिया था, दक्षिण कह सकते हैं, तो दक्षिणी एरिया था, ये कभी नहीं आया, क्योंकि ये मध्य भारत से लेके ऊपर तक ही हिंदुस्तान होता था। दक्षिण भारत वो अलग ही, हाँ, जो उसका जो शेप बना हुआ है ना, क्यूबिकल शेप है भारत का, वो उधर अलग ही है। मध्य भारत से कह सकते हैं नीचे जितना एरिया है वो दक्षिण भारत का, वो इनके उसमें नहीं आया, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था। पहले मोबाइल तो थी नहीं कि बात करके कंफर्म कर ले, और अब जो है मोबाइल मैसेज सब कर दिया, वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ तुरंत टीवी पे दिख रही है। पहले अगर ऐसा रहा होता तो शायद इंडिया वाले पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा कर लेते। उस टाइम के जो राजा थे, अफगानिस्तान तक तुम्हारा कब्जा था, इतना सब कुछ दिन में बहुत आगे कब्जा कर लेते वो। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। जो बाबर महाराज थे उन्होंने क्या किया, इनके यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति के बारे में हिंदुस्तान शब्द प्रयोग कर लिया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है। जो अमीर खुसरो थे, कवि थे, इन्होंने हिंद शब्द यूज किया था। पुरानी मूवियों में भी हिंद नाम ज़्यादातर सुनने को मिलेगा। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। उस टाइम में हिंदुस्तान वर्ड से भारत का वो लेना देना नहीं था, संस्कृति जो भौगोलिक अर्थ था उससे नहीं जुड़ा था, ठीक है ना। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार अगर एक बार किसी चीज़ का नाम
निकाल दिए तो वो हमेशा चलता रहता है। लाइक जैसे किसी एक चौराहे पे नया चौराहा बना, वहाँ उस चौराहे का कोई नाम नहीं है, अननोन चौराहा है, ठीक है ना। आप कुछ ना करो, एक खाली पेंट ले लो और कहीं खंबा उम्बा देख लो, बोर्ड देख लो, जहाँ मतलब कहीं बोर्ड वोर्ड लगा हो सरकारी योजना का कुछ भी, उस बोर्ड को कलर करके, ठीक, बोर्ड को पूरा कलर करके वाइट पेंट से बस वहाँ लिख दो फला चौराहा चौक, ठीक है ना। कोई सा भी चौक लिख दो, या बंदर चौक लिख दिया ना उसको बंदर चौक, तो जिंदगी भर इतिहास में वो बंदर चौक के नाम से जाना जाएगा। कुछ भी किसी के नाम से रख दिया तो वो चौक उसी समय से जाना जाएगा। कि क्योंकि अतीत, अगर कोई वर्ड हमने नाम रख दिया, किसी चीज़ का नाम रख दिया, तो अतीत में क्या है, उसी नाम से चीज़ जानी जाएगी। अतीत में इन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, विदेशी का मतलब था दूसरे देश से आए हुए। आज गांव चले जाओ तो परदेसी कह देते हैं। हमने अब तो सब नहीं कहते, अब ज़्यादा कॉमन हो गया कि सुबह बैठे शाम को गाँव, है कि नहीं। पहले सब कहते थे बड़े बड़े दिन बाद, और लोग जाते भी थे साल में एक बार सारा, और 6 महीने तो गांव जाने की प्रिपरेशन करते थे। जैसे गांव जाना हो गया ना लोगों को, तो इसके लिए ये खरीद दो, 6 महीने से थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीद के करते करते 4-5 गट्ठर हो जाता था। कहते ले जाएं, कैसे ले जाएं, 2-4-10 लोग मिल के जाते थे। इंसान, ट्रेन में इंसान कम सामान ज़्यादा होता था। अब तो लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, महीने हफ्ते में, तो इसलिए सामान कम। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे भी सामान मिलने लगे तो इसलिए बहुत कम होता, तो वो वर्ड अलग हो गया। अब राज्य से ही खले चले आए बाहर, स्टेट से, गांव से इधर चले आए, तो विदेशी हो गए, परदेसी एक तरह से हो गए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, ठीक। अब विदेशी ये होगा फॉरेनर, जो भारत का ना हो, अब चाहे कहीं पे भी हो। नेपाली हो, नेपाली हो गया तो वो भी रहता भारत के पास है, लेकिन वो भी हमारे लिए विदेशी हो गया, ठीक है ना। अगर स्टेट की बात करें, दूसरा स्टेट वाला हमारे लिए क्या होगा, परदेशी होगा। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। अब जैसे हमारे गांव में कोई आ गया, हमारे कल्चर से नहीं वाकिफ़ है, ठीक। लाइक तुम बिहार चले जाओ, बिहार का कल्चर अलग है, हरियाणा चले जाओ, वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ हम एक तरह से परदेसी हो गए, विदेशी हो गए, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं। हम उससे पूछेंगे भाई करना क्या है, उनके जो पूजा पाठ होंगे, वहाँ जो काम किया जाएगा, भाई कैसे किया जाएगा, भाई बताओ, है ना। तो सब चीज़ क्या होगा, अलग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी, ये विदेशी ही के एक समानार्थी शब्द हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, ठीक है ना। जैसे कोई नगरवासी है, जंगल से कोई आ गया, शहर में जो रह रहा है, वो गांव से आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, देहाती है, एक तरह से विदेशी हो गया। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं हो सकते। अब अगर किसी एक गांव में लोग रहते हैं, ठीक है, एक ही गांव के इस कोने रहता है, एक गांव के इस कोने, वो मुस्लिम है और ये हिंदू है, तो ये एक दूसरे के क्या विदेशी नहीं होंगे, क्योंकि वो पड़ोसी हैं, गांव में ही रहते हैं। अब एक ही गली में दो लोग रह रहे हैं, जैसे गली है, ठीक है ना, वहाँ हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई रह, तो ये विदेशी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृति अलग है फिर भी, लेकिन ये क्या कहेंगे, पड़ोसी कहलाएंगे, विदेशी नहीं कहला सकते। उसके बाद अगली हेडिंग आती है इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार जो थे और उनके कहां से स्रोत प्राप्त हुए थे, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, मतलब खोज की जो प्रकृति है, कहाँ से वो शुरू करते हैं, सर्च कहाँ से करते हैं, रिसर्च कहाँ से करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा लास्ट क्लासों में, ठीक। गुप्त वंश के बारे में के शासकों के बारे में पढ़ा, राजाओं के और हर्षवर्धन के। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, 700 से 1750, ठीक। तो ये 1000 साल के बारे में हम इसमें पूरा पढ़ेंगे,
शॉर्ट में हो चाहे मोटी मोटा। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं, जो पिछले युगों से, ठीक है, ऐसे ही एज इट इज़ ऐसी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। यही सारी चीज़ उन्हें ज़्यादातर कुछ नोट्स तो मिलेगा नहीं, कापी होती नहीं थी उस टाइम में, पेज हुआ नहीं करते थे, जो भी कहीं दीवारों पे लिखा हो, खंभों पे लिखा हो जाए या कोई निर्माण हुआ हो उसी सबसे पढ़ के वो समझा करते थे। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। उस समय से फिर आगे जब आए तो क्या हुआ कि उन्हें लिखित रूप में ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे, ठीक है ना, कम कर दिया उन्होंने। कम करने लगे थे, ठीक है ना। कागज के मूल्य के बारे में दिया गया है, इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए कि कागज के बारे में दे रखा है। जैसे 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अब हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उसे ज़रूरत नहीं थी तो दूसरे को ज़रूरत नहीं होगी। सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अब एक को ज़रूरत है दूसरे को नहीं है तो ज़रूरी चीज़ें मिटा। अब वो इतिहास में मिली चीज़ें हों, अब उसके पास पेपर नहीं था, उसने क्या किया, उसको धो दिया, मिटा दिया और उसके कागज को सुखा कर उसका इस्तेमाल कर लिया। उसको धो के उसके कागज को क्या किया, अपने अपने काम के लिए यूज़ कर लिया। अब इसमें कमी क्या हुई कि कुछ उसमें जो लिखा हुआ था वो मिट गया, अब दोबारा वो मिलना मुश्किल था। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। ठीक, अगर उस समय जैसे खरीदते और आपकी किस्मत अच्छी होती, जैसे आजकल दुकानदार कागज में लपेट के दे देते तो कागज़ तुम्हें फ्री में मिल जाता है, उसमें लिख सकते थे। लेकिन उस समय ज़रूरत कागज़ की पड़ी तो उसको धोना पड़ा, जो लिखी हुई चीज़ें थी, मेहनत की हुई चीज़ें, तो बहुत अंतर आ गया। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में अगर देखा जाए, जब दुकानदार के पास आ गया तो सस्ता ही होगा। और 13वीं शताब्दी में क्योंकि उसे अपने ज़रूरी नोट्स धोने पड़े, जिसको लगा कि बस इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको इस्तेमाल किया, मतलब रीयूज़ कर लिया दोबारा से। इस समय के दौरान, ठीक है ना, फिर आगे जब चला समय, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया। जैसे जैसे उसका मतलब प्रोडक्शन होने लगा, उत्पादन होने लगा, बनाने लगे, तो कागज़ क्या हुआ, सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। अब लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे तो लोगों को मिलने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों की वृत्तांत, मतलब शासकों के बारे में पूरी कहानी का, राज तिलक से लेकर उनके मृत्योपरांत तक क्या क्या उन्होंने हासिल किया, कहाँ कहाँ उन्होंने क्षेत्र विस्तार किया, सब बताया। संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में उसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। लाइब्रेरी, ठीक है ना, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी, तो उसमें रखा जाता था। जब ये ज़रूरत पड़ती थी चीज़ों को, वो निकाल के अपना की मतलब उसको पढ़ लिया करते थे, उस पर अध्ययन किया जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि उस समय की भाषा और आज के समय की भाषा में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर होता था। और वहाँ की सारी डिटेल है वो लिख लिख के रखा करते थे। आज जैसे कोई सी छोटी चीज़ तुम लिख के रख दो, 10 साल बाद वो चीज़ देखो तो देखोगे, कहोगे कि पहले हम ऐसे यूज़ किया करते थे। 20 साल 50 साल बाद अगर वो चीज़ देखोगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा उसका। अभिलेखागार दे रखा। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है।
आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। सबका अलग अलग क्या होता है, लेखागार होता है, अभिलेखागार, जहाँ उनके इंपॉर्टेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जाते हैं, जहां वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलविस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। ठीक है ना। उस टाइम में क्या था, प्रिंटिंग नहीं मशीन थी कि एक हमने लिख लिया और पूरा छाप दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ करते थे, नकलची हुआ करते थे। मतलब नकल, वो एग्जाम में नकल करने वाला नहीं होता था, वो कॉपी पेस्ट करते थे, वहाँ से देख देख के वो लिखा करते थे। हैंडमेड ही हुआ करती थी, वो हाथ से ही लिखा करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। जैसे तुम्हारा स्कूल का कोई काम छूट गया, ठीक है, उस दिन सपोज यू एब्सेंट हो और तुम गए वहाँ, कहते हो कि क्या पढ़ा है हिस्ट्री में, तो वो सारा क्वेश्चन आंसर कराया और वो क्या करोगे, उसकी कॉपी से लिखना कंप्लीट करोगे अपना काम। तो कितनी मेहनत होती है, टोटल प्रॉपर सारा चीज़ लिखना पड़ता है देख देख के ही। और कॉपी पेस्ट में क्या होता है, धड़ से कॉपी पेस्ट स्कैन हो जाता है। इसी तरह से वो लोग भी किया करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, कई कई वर्ड होते हैं वो फर्रा खींच जाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर वाली राइटिंग मार के घसीटा मार दिया तो लेटर नहीं पता चलेगा, शब्द का कुछ और हो जाता है। आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा। अब लिखा कुछ और है, हो कुछ और जाता था कॉपी राइटिंग में। एज इट इज क्या करते हैं, पेस्ट नहीं हो पाता था, जो चीज़ थी वो नहीं आती थी। वो अगर उसको मात्रा बड़ी ई की है कि छोटी ई की, कहीं ई की लगी तो वो ओ की लगा सकता है। जैसे लिखते हैं कुछ, जल्दी जल्दी में लिख दिया, ठीक है ना, उसने लिखा जी लिखा होना चाहिए था और उसने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिया तो समझा जो लग गया। मात्रा को फर्क हो गया समझने में, लोगों की मानसिकता में क्या हुआ, समझने की प्रवृत्ति अपनी अपनी थी, उस हिसाब से उन्होंने समझा और आगे लिख दिया। तो पहले में कुछ लिखा, दूसरे में शब्द का कुछ अंतर हो गया। जैसे कहते हैं वो रामचरित है ना, उसमें रामचरितमानस में पहले कुछ और लिखा, सुधार उसको करते 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 आते आते बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, तब में और अब में बड़ा अंतर आ गया है। कभी कभी अपने मित्र की लिखावट में समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से छोटे मोटे लेकिन कुछ ना कुछ फर्क आ ही जाता है। यहाँ पे देखो उर्दू में लिखा है सारी चीज़ें, छोटे मोटे ही सही लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ फर्क उसमें आ ही गया क्योंकि शब्दों में हेरफेर हो गया, वर्डों में। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हम में लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। जो जिसने मेन राइटर ने लिखा वो हमें देखने को बहुत कम मिलती है। जैसे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता चला गया, मॉडिफाई होता चला गया समय के साथ। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। अब हम उस समय में तो जा नहीं सकते टाइम मशीन से कि कुछ कर सके, लेकिन उन्हीं पे हमें डिपेंड रहना पड़ता था। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने यह लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। भाई एक ही ग्रंथ लिखा है, जो बुक लिखी है उसकी अलग अलग कॉपियों को समझने के लिए कि कहाँ कहीं इसमें गलत तो नहीं लिखा, दूसरी में क्या लिखा है, जो प्रतिलिपियाँ कॉपी हुई कुछ ना कुछ फर्क उसमें आ ही जाता था। जैसे बॉक्स में देखो चित्र 2 दे रखा है। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे
जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर, शिकस्त लिपि दाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। अधिक संग और संक्षिप्त, अधिक संग और संक्षिप्त और कठिन हुआ करती थी ये लिपियां, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से दोनों भाषाएं लिखी जाती थी। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे लेखकों ने कुछ लिख दिया तो कभी कभी कुछ ना कुछ उसमें एडिशन कर दिया करते थे कि ये कुछ उन्हें लगता था कि ये चीज़ हमें जोड़नी चाहिए तो वो नई है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग किसी बुक का एडिशन आता रहता है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। तो जो पाठक वर्ग होता है ना तो उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं सेकंड एडिशन में काफ़ी अच्छा विस्तांत किया है या उसको एक्सप्लेन कर दिया है या कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है, तो उसको हम पढ़ लिया करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। एक बार उसने अपना वृत्तांत जो पहले लिखा था 1356 में, दूसरा उसके 2 साल बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 का इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। जो 1971 के इतिहासकार थे उन्हें पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी कि यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। उनके बारे में पता ही नहीं था। उसने जो दूसरी बार लिखा था ना तो वो उन्हें मिला, बाद में वो कहीं दबा पड़ा था तो मिला होगा उन्हें, तब उन्हें पता चला कि 2 तरह के वृत्तांत हैं। अगली हेडिंग है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब यहाँ जो नया समाज उभरा और राजनीतिक समूह क्या थे उनके बारे में वृत्तांत दिया गया है विस्तार में। तो बात करता है वही 1000 साल की, 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। अब 1000 साल की मतलब अगर एक एक साल में कुछ ना कुछ लिखा गया तो 1000 किताबें उन्हें पढ़ना सबसे बड़ी समस्या हो गई कि उसको पढ़ के उनका वृत्तांत निकालना, उनके बारे में लिखना और एक जगह खंगोल के सारी चीज़ छोटे में एक्सप्लेन करना। अब बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, वो पढ़ा तो उन्हें क्या समझ में आया उसको विस्तार किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं हम उसको क्या करते हैं विस्तार में, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो सब अपने अपने तरीके से उसको समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यही चीज़ें होती थी, तो उनको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ता था। बहुत कठिन था ये काम, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट देखा है, वो ऐसे नीचे कुआं होता था और यहाँ पे वो एक झूले की तरह ऐसे करके गोले पे ऐसे डब्बे चल रहे होते, चैनल में डब्बे ऐसे लगे होते थे, ठीक है। वो नीचे कुएं में जाता था ऐसे, यहाँ से पानी भरता था और यहाँ आता था और जैसे ही यहाँ पलटता था यहाँ पे पानी उसमें पाइप के थ्रू, हौज होता था, हौज के थ्रू नालियों से वो पानी जाया करता था। और साइड में यहाँ पे लगा होता था जैसे गन्ने का रस निकालने वाले कोल्हू नहीं होता गांव में, ठीक, वहाँ पे वो बैल चल रहे होते थे और रहट उसी पे चल रहा होता था। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया। समय आने के बाद क्या किया गया, इसमें अलग अलग, जैसे चरखा यूज किया गया, ठीक, और बम। अब जैसे पास में जाके किसी को तलवार चाकू से मारोगे, भाले से मारोगे, हथियार से मारोगे और वो दूर से ही 50-100 किलोमीटर, 50 मीटर 100 मीटर दूर से ही बम फेंक दिया, खत्म कहानी, पास आने की जरूरत ही नहीं। तो उस टाइम में पिन वाला बम नहीं होता था, वो गोला बड़ा बड़ा होता था, जैसे उसमें तोप में लगा के छोड़ दिया जाता था। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। अब उस महाद्वीप में नई नई चीज़ें बदलाव आने लगी, ठीक है ना। जैसे आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी आई, ये सब विदेशों से आई। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। जहाँ जहाँ से लोग आए, अब उनको स्वाद अपने जगह का था तो वो लेके अब यहाँ पे भी आ गए, सोचे शायद यहाँ उग जाए तो हमें यहाँ पे भी खाने को मिलेगा। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहलाया, आलू, मक्का, चाय, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे आई, पपीता, अनानास, सब आ गया इंडिया में। तो ये सब जानने के लिए हमारी जो वीडियो है ना, कौन कहाँ से आए जी वाली पोयम, वो देखना तो समझ में आ जाएगा।
परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए? एक तो आर्थिक परिवर्तन हुआ, पैसे की इनकम के स्रोत सुधार हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव हुए। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में लगभग कुछ के बारे में कहा जा सकता है। ये रहट की फोटो है आगे, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये इसको रहट कहा जाता है। देखो जैसा बताया ना, यहाँ पे लकड़ी से लगा हुआ है और इसके ऊपर ये चल रहा है, चप्पू लगा पड़ा है इसमें, वो डब्बे से लगे पड़े हैं और ये पानी नीचे से निकालता है और वहाँ पे साइड में गिराता चला जाता है और वो पानी कहाँ? खेतों में जा रहा है। इसमें सही से समझ में नहीं आएगा, अगर आप देखोगे तो वहाँ रियल में खैर मुश्किल ही मिलेगा। गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अब गतिशील लोग हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने आने लगे। ठीक, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। अब कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे। जहां पता चला कि काम हो रहा है, वहाँ 2 पैसे की इनकम हो रही है, उनको खाने पीने का सहारा मिल रहा है, तो वहाँ वो जाना शुरू कर दिया। जैसे कि आजकल गाँव से लोग शहरों में आके बसे हुए हैं, कमाने के लिए ही तो आए थे, यहाँ से कमाते हैं फिर गाँव जाते हैं। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, अब इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी थीं, ठीक है ना, कि हम उम्मीद है कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, उम्मीद है कि हम यहाँ पे कुछ अच्छे से उगा सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, सब चीज़ का फायदा है। तो इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय राजपूत, ठीक है, जिनका महत्व बढ़ा वो एक था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र, राजपूत मतलब राजपुत्र, ठीक था, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है, राजा के पुत्र से निकला है राजपुत्र, और आज उन्हें राजपूत कहा जाता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। आजकल क्या है, राजपूत जो लिखते हैं, देखा होगा गाड़ी वगैरह पे लिखाते हैं राजपूत, ठीक है ना, तो मतलब वो शासन लिखाते हैं कि हम क्षत्रिय वर्ग हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। उस टाइम ये राजपूत जो वर्ग होता है उसमें सिर्फ राजा ही नहीं, सैनिक, ठीक, सैनिक वगैरह जो आते थे, ये सभी सेनापति, सैनिक, ये सब उसमें राजपूत में आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, जो सेनाओं में काम करते थे, वो सब भी राजपूत में। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि होते थे उनका चरित्र के बारे में बात करते थे, और उनकी जो उनकी मतलब ख्याति होती थी, जो पराक्रम होता था, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बहुत लिखा करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का आकार करने वाली जाति आदि समूहों में ने भी उठाया। ठीक है, इसमें देखो कौन, मराठा, सिख और जाट, अहोम, ठीक है, और कश्यप, जो कश्यप कहा जाता है, ठीक है, ये सारे इसमें आते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। ठीक है ना, मतलब पूरा परिवर्तन होने लगा, जंगलों को काट के खेती बनाई गई। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब जंगल कटने लगे तो जंगलों में रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लग गए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, और कुछ लोगों ने क्या किया, जब जंगल कट गए तो उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, तो वो अपने आप को परिवर्तन कर लिया। नहीं करते जिन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, उनको उठ के कहीं ना कहीं भागना पड़ा। तो समय के साथ क्या बताता है कि अपने आप को परिवर्तित कर लो तो शायद वहीं टिके रहो।
कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। इन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग और बेगार करनी पड़ती थी, मतलब बेगारी करनी पड़ती थी। स्थानिक मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। जो वहाँ का मालिक होता था उनके यहाँ जाके वही फोकट में काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब किसान क्या, उन्हें टैक्स देता था तो बेचारा खाए क्या बचाए क्या, और इनको तो कुछ करना नहीं, सारा बच रहा था, ऊपर से टैक्स वसूल रहे थे, तो इसलिए ये अमीर और होते गए। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मतलब गाय भैंस जानवर पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, मतलब कढ़ाई बुनाई जैसे कुछ भी काम करने का वो सब काम कर लिया करते थे खेती से फ्री होने के बाद। खेती क्या है, बराबर काम तो चलता नहीं, कभी कभी रुक जाए, जैसे बुआई हो गई तो फिर काफ़ी समय तक फ्री रहता है, 2-3 महीना इंसान। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उनके समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अब उनके जो आधार थे समाज के आधार पर उनको ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, मतलब जो जैसा काम करता था उसको उसी हिसाब से दर्जा देने लगे, उसको उसी वर्ग में रखने। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था या किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोगों का काम पेशा कुछ अलग ही अलग हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब उनके व्यवहार के लिए वो क्या करते थे, अपना अलग अलग नियम बनाया करते थे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। अब बड़े बुजुर्ग लोग जो कहेंगे वो लगभग सब मान लिया करते थे, तो इसलिए वो बुढ़े लोग ही ज़्यादातर हेड हुआ करते थे। जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे, ठीक है ना। सबका पालन उन्हें करना पड़ता था, मुखियाओं का शासन होता था और सब मिल मिलाकर रहा करते थे, जैसे राज्य की एक छोटी इकाई, मतलब कोई गांव समझ लिया जाए या समुदाय मान लिया जाता था। क्षेत्र और साम्राज्य चोल अध्याय 2 में है, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266, 1266, 1287, 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, 2nd चैप्टर में इसको दिया गया है। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था। मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। दक्षिण भारत भी इसमें आ गया। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे। इसमें हम मैप में देख सकते हैं कि यहाँ जो दिया गया है ये साम्राज्य सिंधु नदी देखो कहाँ कहाँ है, और सारा चीज़ कहाँ तक, मतलब ये साम्राज्य भारत का फैला हुआ था। इसमें हम आसानी से देखेंगे बंगाल की खाड़ी और महासागर, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार इधर है, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है, भारत का आखिरी छोर। और यहाँ देख सकते हैं ये नंबर जो मैप में दिया है वो उसी से, मैप में जो नंबर दिए हैं यहाँ पे सारी जगहों का नाम दिया है कि उस टाइम में क्या नाम था। सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती,
जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और मालाबार। मालाबार है ये, मालाबार लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इनके डर से क्या है कि लोग दूर दूर तक पलायन कर जाते थे, इतना शक्तिशाली और पावर थी इनके पास। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में 18 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गजरी, गुजरात में गुजरी और महाबारी, तमिलनाडु में गौड़, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ठीक। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन भाषाओं के अलावा भी क्या है, एक संस्कृत भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसमें केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। जो ये भाषा सिर्फ ब्राह्मण, इसीलिए वो क्या अपने ग्रंथ वगैरह संस्कृत में लिखते थे और अपनी सारी बोल भाषा, सारी चीज़ वो बात करनी थी संस्कृत में, ताकि किसी को पता ना लगे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाएं और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाएं जो उनके द्वारा लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम विभिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींचिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए? ठीक है, समय के साथ भाषाओं के नाम धीरे धीरे बदलते रहे। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खजली, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। खिलजी वंश और मुगल वंश का शासन, मुगल वंश तो काफ़ी समय तक चलता रहा और खिलजी वंश इसके बारे में वहाँ पे दिया है, तो वहाँ से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अठारहवीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में क्या हुआ, मुगल वंश खत्म होने के कगार पर आ गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में ये पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदलती गई। शासन से क्या है, प्रकृति धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैली इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। अब जो चीज़ें चलती गई धीरे धीरे वो क्या हो गई, उनकी विरासत में वो चीज़ें मिल गईं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से पता लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान थी। कुछ मतलब परंपराएं एक दूसरे से अलग थी और कुछ एक दूसरे से मैच खाती थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ठीक है, एक साथ मिलकर पनपी थी, अलग अलग नहीं पनपी थी ये। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय के क्षेत्र ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, समन्वय तालमेल उनसे मिला था और उनका प्रभाव उन पर पड़ता रहता था।
इसके साथ अगली हेडिंग पुराने और नए धर्म। अब उस समय के जो थे पुराने धर्म और कुछ नए धर्म जहाँ पे आके मिल गए, उस जगह पे कहीं बाहर से आ गए, तो उनके बारे में मिलेंगी यहाँ पे बातें। इतिहास के जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। ठीक है, धार्मिक परिवर्तन भी हो गए थे उसमें। समय के साथ धर्म वगैरह में क्या होता है, कुछ ना कुछ संशोधन होता चला जाता है और धर्म जा कहीं और रहा था, पहुंच कहीं और जाता है। चीज़ें वैसी होती है जैसे कहते हैं ना, मौखिक बातें होती हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि वो लिपिका की जाती थी, कॉपी की जाती थी ना, कॉपी होती थी, तो जब मात्रा में मिस्टेक हो गई किसी में, उसने लिखते लिखते कुछ का कुछ अर्थ निकल गया। इसीलिए जितनी प्रतियां होती थी उनको पढ़ना जरूरी होता था कि सही बात अर्थ के कहाँ लिखा है। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कह रहे कभी कभी व्यक्तिगत थी, कभी कभी सामूहिक रूप से हुआ करती थी। किसी दैविक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक गठबंधन संगठन से संबंधित होती थी। कोई सी भी आस्था वगैरह होती थी तो सामूहिक सामाजिक तौर पे हुआ करती थी। जैसे कोई मुस्लिम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, ये सब सामाजिक रूप से हुआ करती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। इनका सामाजिक जो स्तर बदलता गया, समाज में जो इनके परिवर्तन आता गया, उसी के अनुसार इन्होंने भी क्या किया, धर्म में भी इनके परिवर्तन आना शुरू हो गए थे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि थी। उसी समय में क्या हुआ कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है ना, एक बाद हो गया पूजा पाठ के लिए, नए नए देवियों का अवतार हो गया, नए नए देवताओं का अवतार हो गया। जिस तरह से हिंदू देवी देवता कितने हैं, लगभग 33 करोड़। अब उनकी पूजा कहाँ से करें, नए नए देवी देवता रोज गढ़े जाते हैं। इंसान जाए तो जाए कहाँ, कौन से देवी को मनाओ, कौन से देवता को मनाओ। तो इसमें बढ़ते चले गए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगा। समय के अनुसार धीरे धीरे नए नए देवी देवता पैदा होते चले आए। संस्कृति ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। अब संस्कृत भाषा उन्हें आती थी, इसके लिए उन्हें अपने आप को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कह लिया। ठीक है ना, चतुर्वर्ण में देखोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र हो गया, तो इन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। ठीक, इनके संरक्षक थे। अब ये संस्कृत के संरक्षक ब्राह्मण थे, इसीलिए इनका बड़ा आदर हुआ करता था। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। अब वो क्या, जो शासक होते थे वो कहते थे इनका थोड़ा सा भाई मान सम्मान अच्छा है, हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो सब अच्छा कहेंगे, तो उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। इस युग में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के अवधारणा के रूप में आया। ठीक है ना, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इन्होंने कहा कि जो पंडित जो कर्मकांड करते हैं, ऐसे ईश्वर की इन्होंने उत्पत्ति की कि जिसकी बिना पूजा पाठ के, ठीक है, सिर्फ ध्यान से, प्रेम से, वो उनकी आस्था वहाँ तक हो जाती थी, उनकी जो प्रेम भावना होती थी वहाँ तक पहुँच जाती थी। तो कहा ये पुजारियों के कर्मकांड से दूर रहने की। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। इसका जब चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो उसमें इन सब से सारा चीज़ हमें पता लगेगा। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। अब उसी समय में क्या हुआ कि बाहर से नए नए धर्म आने लगे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए आया। ठीक है ना, 7वीं सदी में आया, 600। ठीक, उस समय में कुरान का आया और यहाँ पे मुसलमान कुरान शरीफ को अपना ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है ना, उनमें क्या होता है, वो गले मिल के नहीं करते, ईद मुबारक करते गले मिल के, तो वो एक
प्रेम व्यक्त करते थे, आस्था व्यक्त करते थे, और उनको सिर्फ एक ही ईश्वरवाद था, वो अलग अलग ईश्वर को नहीं रखते थे। हाँ, उसमें सिर्फ एक ही ईश्वर रखते थे, अल्लाह। ठीक, अगर अब देखा जाए जैसे अगर आज लोग मुस्लिम बनते हैं, ठीक, मुस्लिम बनते हैं, लेकिन ये भारत की बात करें तो भारत में ये पहले हिंदू ही तो थे। फिर उसके बाद जो नया मुस्लिम धर्म आया तो इसी में से कुछ लोग टूट के क्या हुए, मुस्लिम बन गए, और उसी में से जो बचे थे वो हिंदू थे, हिंदू लोग थे। तो ये इनमें बड़ा अंतर है। आज जो अपने आप को कहते हैं ना, उनके खानदान को देखा जाए तो पूरी पीढ़ी उनकी क्या है, हिंदू है। अपने आप को आज जो कट्टरपंथी मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान भी देखा जाए तो वो भी हिंदू हैं। आज उन्होंने धर्म के अनुसार पे देश बढ़ गया है। तो पाकिस्तान में भी अभी भी आधे हिंदू लोग होंगे। पाकिस्तानी क्या, पूरे मुसलमान हिंदू हैं। बन गया वो लोग। वो तो बस खाली धर्म स्वीकार कर लिया उन्होंने, बस मनगढ़ंत सारी चीज़ें चलती चली गई, तो आज वो क्या हो गए, अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं। उनकी अगर डीएनए चेक कर लिया जाए तो हिंदू हैं। अभी बीच में न्यूज़ में भी इतना ज़्यादा वो हो रहा था, तो उसको अगर सही से देखें, तुम जब ये मुस्लिम धर्म यहीं पढ़ रहे हो कि बाहर से आया तो यहाँ तो पहले हिंदू हो गए, सनातनी हो गए, सनातनियों को तो भी बनाया गया था। तो वही चीज़, चाहे वो उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो सब मुसलमान बनने लगे। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान शास्त्रियों और अन्य न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। जो कई राजा थे इस्लाम शासक और उसके विद्वान धर्मशास्त्री थे, उलेमा जो इनका के न्याय है, ठीक है, न्याय संरक्षण देते थे। उलेमा इनके न्याय करने की प्रक्रिया है। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जैसे हिंदू लोग करते हैं अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या, तो वो भी अपने उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका धर्म ज़्यादा विस्तार हो, ज़्यादा प्रचार हो, लोगों को अच्छा लगे और आके सब इसमें मिलने लगे। अब सबसे बड़ी चीज़ तो एक वही हो गई कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, वहाँ उन्होंने कहा हमारा एक ही अल्लाह है, ना यहाँ माथा टेको ना वहाँ माथा टेको, बस एक ही जगह माथा टेको। तो बहुत बड़ी बात तो यहीं अलग हो गई इनकी। इन्होंने एक ईश्वरवाद कर दिया, ठीक, एक ही ईश्वर, और उसकी ना ही मूर्ति है ना ही कुछ, कहीं पे भी जाके नमाज अदा कर सकते हो, वो तुम्हारी सुन लेगा। तो यहाँ से बहुत फर्क हो गया तो उन लोगों ने वहाँ, लेकिन अंदर चले जाओ तो बहुत ज़्यादा इसमें कट्टरपंथी है। हाँ, मस्जिद में मज़ार नहीं होती। मस्जिदें जो होती हैं वहाँ पे वो होते हैं, पढ़ाया जाता है बच्चों को, नमाज अदा की जाती है। मज़ार जो होती हैं वो अलग होती हैं, जैसे पीर की मज़ार हो गई, और सारी मज़ार वो साइड में होंगी, एक साथ नहीं होंगी, बगल में होंगी। मस्जिद अलग बना होगा, मज़ार अलग होंगी। जहाँ पे जैसे कोई पीर होता है, पीर पैगंबर होता है, तो उनकी मज़ारें होती हैं ना, वो अलग हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिमस्त नेता मानते थे, ठीक है ना। तो मुसलमानों में जो कुछ थे वो शिया सुन्नी वाली बात सुने हो, ठीक। शिया लोग थे जो किसको मानते थे, पैगंबर साहब के दामाद को, अली को दामाद अली को मुसलमान की विधि सम्मत मानते थे, मतलब नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यही मुसलमानों में ज़्यादा लड़ाई होती है, शिया सुन्नी, ठीक। शिया सुन्नी मतलब वो खलीफा लोग थे, जैसे नट बंजारे नहीं होते उसमें खलीफा होते हैं। खलीफा मतलब प्रधान को कहा जाता था। पहले के जो कबीले होते थे उसमें खलीफा हुआ करते थे, तो वो प्रधान हुआ करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। अब जो सुन्नी में ये तो बाद में अलग हो गए, लेकिन जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते थे उन्हीं को खलीफा कहा जाता था, सरदार। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसी मतलब रहस्यवादी जो विभिन्नताएं हैं इनके विचारों में, उनकी आपसी विचार, इसमें कहते हैं कोई कब्र की पूजा करता है, सिरिया सुन्नी में ये एक लोग क्या करते हैं, कब्र की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यही इनमें अंतर है, वो पूजा भी करते हैं। वो जो शायद शिया हैं जो कब्र की पूजा नहीं करते, सुन्नी कब्र की पूजा शायद करते हैं, तो वहाँ पे वो खलीफा समाज है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग।
समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अब जो समय और इतिहास से लेके उसके अलग अलग भागों में अलग अलग कालखंडों के बारे में विचार करें। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। जैसे मतलब उन्होंने ये देख लिया कि किस समय में भक्ति काल चल रहा है, किस समय में आर्थिक परिवर्तन चल रहा है, किस समय में सामाजिक परिवर्तन चला, तो परिवर्तन के हिसाब से जो उसमें चल रहा होता है उसके अनुसार से वो उस समय काल को बांट देते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। उसी के अनुसार उन्होंने उसको जो बांट दिया समय के अनुसार, तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में आसान हो जाता है। जैसे पेपर में देखते हो ना, पूछता है भक्ति काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक, रीति काल, अलग अलग कवि भी हैं, ऐसे कई कई काल के अलग अलग प्रकार के कवि हैं। और आधुनिकवाद आ गया तो उसमें भी ये सब समय के अनुसार बांटे गए हैं। प्राचीन यह हो गया काल, प्राचीन इतिहास हो गया, और पूरा पाषाण काल, ये सब अलग अलग कालखंडों में बटा हुआ है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब जो इंग्लिश वाले थे उन्होंने हिंदू लोगों का काल समझ लिया, जिसमें हिंदू लोगों का वर्चस्व था। फिर जब मुगल शासन आया, मुस्लिमों का आया प्रचार होने लगा, तो उसके बाद मुगल, और फिर जब आ गए 1400 के बाद 1500 से ये ब्रिटिश वाले 1500 में आ चुके थे, उसके बाद इनका काल समय आ गया आज़ादी तक। तो 3 खंडों में इन्होंने बांट रखा है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ये सिर्फ धर्म को ही लेकर चलते थे, धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन मानते थे वो, बाकी अर्थव्यवस्था वगैरह को नहीं मानते थे, वो धर्म को ही लेके ज़्यादातर वो रखते थे। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इतनी भिन्नताएं, विविधता थी, उसको भी नकार दिया जाता था। अगर सिर्फ धर्म के अनुसार देखा जाए तो ये भी नकारा जाता था। इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। कह रहे कि जो इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, सब नहीं मानते, क्योंकि ये धर्म के अनुसार पे वो नहीं मानते, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे देखते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था। पीछे इतिहास जब पिछले साल मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अलग अलग समय के समाज के हिसाब से प्राचीन समाजों के, जैसे शिकारी संग्रहक जो शिकार करते थे, संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। उस समय शुरुआती जो समय था उसको अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बताया। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जो ये हम पढ़ रहे हैं इसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यकीय राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनी के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। अब इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और यूरोपीय जो बाहर से आए कंपनियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कब कब आई, कैसे आई। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों की साक्षी हैं। जो यह 700 से 1750 तक कहानी बीती है, इसमें बहुत सी चीज़ों के गवाह दे रहे हैं, साक्षी हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से क्यों काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है।
क्योंकि वो उसमें बदलाव बहुत आए, हिंदू मुस्लिम ये सारे चीज़ हो गए थे, इसलिए ये अलग है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती थी, उसमें क्या था और इसमें क्या बदलाव आया। आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, आधुनिक और मध्य के बाद जो आधुनिक काल में है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, मध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि रूढ़िवादी था लेकिन उसमें भी परिवर्तन कुछ ना कुछ हुए ही हैं, थोड़ा थोड़ा करके हुआ, स्लो परिवर्तन था लेकिन हुआ है परिवर्तन उसमें। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी कि यूरोप की कंपनियां भी यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा परेशान हो रही थीं। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा अन्य सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई पुस्तक से करने की कोशिश करें। कह रहा है कि जो इसमें पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले की जो किताबें हैं उससे तुलना, 6th क्लास की बुक से भी तुलना करने की कोशिश करें कि तब क्या था और अब क्या है। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी कुछ बदला है या वैसे ही रहा है। ये सब देखने के लिए कि मतलब पहले कुछ बदलाव हुए हैं या फिर अभी भी समाज में ऐसे ही रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।